नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मुगलों की प्रशंसा, तुष्टीकरण की मंशा। जी हां, एक बार फिर कांग्रेस नेता ने मुगल काल की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने कहा है कि मुगल काल स्वर्णिम काल था। अब उनके इस मुगल प्रेम पर सवाल भी उठ रहे हैं और सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने तंज कसा है कि राजा पटेरिया हाशिए पर हैं, इसलिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन सवाल यह है कि मुगलों की प्रशंसा कर कांग्रेस नेता क्या अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या राजा पटेरिया के बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेर लेगी? सवाल तो ये भी कांग्रेस नेताओं के इस मुगल प्रेम के क्या मायने निकाले जाएं? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मुगल काल स्वर्णिम युग का काल था। मुगल काल स्वर्णिम युग का काल था। मुगल काल का बखान कर रहे ये जनाब और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया है। वही राजा पटेरिया जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था और फिर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। खैर, कांग्रेस नेताओं का मुगल प्रेम कोई नया नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेता मुगल काल के गुणगान करते हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं? इतना ही नहीं, बीजेपी को घेरने के चक्कर में राजा पटेरिया तो ये भी कह गए कि बीजेपी के पास अब हिंदू मुसलमान का एजेंडा ही बचा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई इश्यू नहीं बचा। मंदिर खा लिया पूरा। अब बचा हिंदू और मुसलमान। तो 1000 साल का इतिहास इस देश का मिली जुली संस्कृति का। मुगल काल स्वर्णिम युग का काल था। अब कांग्रेस नेता का मुगल प्रेम जागा तो बीजेपी ने इस पर पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी तो पहले से ही ये आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस मजहबी चश्मा लगाकर राजनीति करती है और अब मुगल काल को स्वर्णिम काल बताने पर भी उसने कांग्रेस को जमकर घेरा। तो राजा पटेरिया जी को इटली से सोनिया गांधी का लाया इतिहास पढ़ते होंगे, जो इतिहास बताता है कि मुगलों का काल स्वर्णिम काल था, जिस काल में सनातन परंपरा को क्षतिग्रस्त किया गया, सनातन संस्कार संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास किए गए, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण है। और ये हमने नहीं लिखे, राजा पटेरिया जी की पार्टी के लोग भी इसी बात का काम करते थे। जिन मुगलों के कारण इस देश में अंग्रेजों का आधिपत्य बना, वो काल यदि राजा पटेरिया जी को स्वर्णिम काल लगता है तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। शायद हो सकता है कि राजनीतिक हाशिए पर, तो इसलिए उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा। कांग्रेस में राजा पटेरिया अकेले ऐसे नेता नहीं जिन्होंने मुगलों की तारीफ में कसीदे पढ़ी हों। कांग्रेस के पूर्व सांसद अब्दुल खालिक मुगलों को महान बताया करते थे, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी मुगल शासकों की तारीफ कर चुके हैं। और अब राजा पटेरिया ने मुगलों के काल को याद कर उनका बखान किया, जिसकी वजह से प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोष्टा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने भी इतिहास पढ़ा, हमने भी इतिहास पढ़ा और बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इतिहास पढ़ा। उसमें तो हमने पढ़ा था कि गुप्त काल ही स्वर्णिम काल था। अब राजा पटेरिया कह रहे हैं मुगल काल स्वर्णिम काल था। ऐसा पहले मणिशंकर अय्यर भी कह चुके हैं। क्यों इस तरह के बयान? तुष्टीकरण की राजनीति है, बीजेपी कह रही है। इटली से लाया हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं कांग्रेस के नेता। कोष्टा जी। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही सर, एक मिनट। आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। जी, सवाल दोहराऊं, आप सुन चुके हैं? हाँ, थोड़ा सा एक बार और। जी कोष्टा जी। कोष्टा जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, हम फिर पहुंचेंगे उनके पास। शर्मा जी, कांग्रेस के नेता क्यों इस तरह का बयान देते हैं? क्या मुगल काल की बखान करके, उसकी तारीफ करके वो अपने एक वोट बैंक को साधना चाहते हैं, या हाशिए पर हैं राजा पटेरिया और जिस तरह से आज बैठक हो रही थी
उसमें कुछ ऐसे विवादित बयान देकर उस बैठक से पूरा जो एक मीडिया का फोकस है इस तरफ खींचना चाहते हैं? क्या मंशा थी? पर उनकी मंशा क्या है वो ही जाने। वही और जाने। स्वाभाविक रूप से वो अगर बयान ना देते तो मीडिया में नहीं आते। लेकिन अगर मुगल काल को उन्होंने स्वर्णिम काल कहा है तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये सारा सर्वे गवाह है कि मुगल काल के समय भारत में 99% लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए थे। करीब 72% लोग, ये आंकड़े कांग्रेस की सरकार में और अंग्रेजी काल में जो सर्वे हुए हैं उसमें इकट्ठे हुए हैं। 72% ऐसे थे जो अपने पेट भरने के लायक भी रोटी नहीं कमा पाते थे। औरंगजेब ने फरमान निकाल करके दीपावली का पर पाबंदी लगा दी थी कि दीपावली नहीं मनाया जाएगा। वो फिर जहां से राजा पटेरिया जी आते हैं उस बुंदेलखंड में जो नरसंहार हुआ है, अकबर के समय जो आसफ खान ने नरसंहार किया, रानी दुर्गावती का जो राज्य था उस समय नरसंहार किया। जब औरंगजेब निकला है तो छत्रसाल के पिताजी, मुझे अभी नाम थोड़ा याद आएगा, तीरथ सिंह या जो भी उनका नाम था, छत्रसाल के पिताजी किस तरीके से सारे के सारे बच्चों को मारा है उल्टा लटका करके। छत्रसाल के एक बड़ी मुश्किल से उनकी मां ने अपना बलिदान दे करके छत्रसाल को बचाया था। 6-8 साल के थे, उनको गुप्त राज से भेजा। तो कुल मिला करके उसको अगर वो स्वर्ण काल बता रहे हैं तो ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक बात है। जिस तरीके से बाबर का हमला हुआ, कालिंजर पर हमला हुआ, चंदेरी पर उसका हमला हुआ, पूरे भारत में हमले हुए। फिर राणा प्रताप काय का संघर्ष अगर स्वर्ण काल था, आज दुर्गादास, वीर दुर्गादास की जयंती पड़ रही है। तो कुल मिला करके ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है उन्होंने मुगल काल को स्वर्ण काल कहा। स्वर्ण काल जो था या तो गुप्त काल के आसपास हम स्वर्ण काल मानते हैं, जिसका आरंभ जो है वो मौर्य से हुआ। और शुंग के समय जिस तरीके से शिक्षा का प्रसार हुआ और उसका लाभ गुप्त काल में आकर के मिला, उसके बाद तो निरंतर पता नहीं होता चला गया। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। एक बात और कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, उन्होंने कहा कि मिली जुली संस्कृति। आप मुझे बताइए, अगर मिली जुली संस्कृति होती तो क्या अफगानिस्तान भारत से अलग हो सकता था क्या? क्या पाकिस्तान अलग हो सकता था क्या? बांग्लादेश अलग हो सकता था क्या? अगर संस्कृति मिली जुली होती तो ये सारे टुकड़े हमसे धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं हो सकते थे। जी कोष्टा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कोष्टा जी अनम्यूट कर लीजिए आपकी तरफ से। कोष्टा जी, आपने शर्मा जी को भी सुना। गुप्त काल स्वर्णिम काल के रूप में इतिहास में दर्ज है, लेकिन मुगल काल जहां हिंदू नारियों के साथ अत्याचार हुआ, जहां धर्म पर अतिक्रमण हुआ, दीपावली तक पर्व तक नहीं मनाने दिया गया, गुलामी करवाई गई, वो सब चीज़ें हुई, भुखमरी जैसे हालात थे। और आपके नेता, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मुगल काल स्वर्णिम काल था। तो बीजेपी तंज कस रही है, पूछ रही है क्या इटली से आया इतिहास पढ़ रहे हैं? जी कोष्टा जी, दीजिए जवाब। कोष्टा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय सिंह जी, आपने पंकज जी को भी सुना, वो कह रहे हैं हाशिए पे चल रहे हैं, इस तरह से उनका मानसिक संतुलन खो गया। लेकिन आपने तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और इतिहास में तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब भारत में जीडीपी ज़्यादा थी अकबर के समय में 25.9%, हम अमेरिका और ब्रिटेन तक से ज़्यादा अमीर लोग थे हमारे यहाँ। तो एक तरह से तो जीडीपी के आधार पर तो ठीक था वो उनका बयान, लेकिन आपने उसको दूसरे तरीके से जोड़ दिया। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं उनको आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए देश में विभाजन की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और ऐसे बयान देते हैं जिनका कहीं कोई तथ्यों से कोई लेना देना नहीं। मुगल काल को देश याद करता है अत्याचारों के लिए, जुल्मों के लिए। यहाँ तक कि औरंगजेब का शासन तो केवल इसलिए याद किया जाता है कि सनातन धर्म को सर्वाधिक नुकसान, देश में लाखों मंदिरों को तोड़ने का काम किया तो औरंगजेब के शासनकाल में किया गया।
और यहाँ तक कि मुगलों के शासन में जजिया कर जैसे टैक्स लगते थे, तीज त्योहार मनाने पर रोक थी। और कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं कि वो मुगल काल में जीना चाहते हैं। तो ऐसे में जब कांग्रेस के नेताओं से कह देते हैं कि आपको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, तो फिर कांग्रेस के नेताओं को बड़ी तकलीफ होती है। तो आपका ये बर्ताव तो यही बताता है कि आप या तो मुगल काल में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का ये बर्ताव निंदनीय है, राष्ट्र विरोधी है, बंटवारे की राजनीति करते हैं केवल अपने एक 20 वोट बैंक को समृद्ध करने के लिए कि वोट बैंक उनका खुश बना रहे, और उसकी संतुष्टि के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। इनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। यही राजा पटेल या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कह चुके हैं उस मामले में, फिर माफी मांगते रहे, लंबे समय तक जेल में भी रहे, कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्रवाई की गई, और अब फिर से मुगल काल की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता बता दें क्या इनका ऑफिशियल स्टैंड है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश में मुगल काल जैसी परंपरा होना चाहिए? क्या मुगल काल ही कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा बचा है? अगर कभी सत्ता में लौटेंगे तो क्या मुगल काल की तरह देश की सत्ता चलाएंगे? इसका तो अर्थ यही निकलता है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भटकाव की राजनीति, बंटवारे की राजनीति कर रही है। वो तो ये आरोप आप पर राजा लगा रहे हैं पटेल। कि आपके पास कोई इशू नहीं है, मंदिर का मामला खत्म हो गया तो अब आप बंटवारे के लिए हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं सत्ता में रहने के लिए। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। अगर हमारी सरकारों ने देश में राम मंदिर के लिए काम किया और मध्य प्रदेश की सरकार ने गोवर्धन पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, गीता महोत्सव के लिए आयोजन किए, तो क्या इज्तिमा की तैयारियां हमारी सरकार नहीं कर रही है? क्या देश में हज यात्रियों को सरकार सब्सिडी देके नहीं भेजती है? क्या मुस्लिम तीज त्योहारों की व्यवस्था नहीं करवाती है? तो ये कांग्रेस पार्टी है जो कि तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई है कि आतंकियों का विरोध करने से पल्ला झाड़ते हैं। जब भी देश में कहीं कोई ऐसी घटना होती है, इंदौर में दिवाली मनाने से रोकते हैं, तो कांग्रेस के नेता कहीं दिखाई नहीं देते हैं, गजवाए हिंद के पोस्टर लगाते हैं। तो आप गलत को गलत कहने से बचते हैं। तो ये तो एक तरह से देश में ऐसी आग लगा लेना चाहते हैं कि इस आग से उन्हें लाभ मिले, तुष्टीकरण की राजनीति करें जो उन्होंने 50 साल तक करी, और फिर से वही राजनीतिक मंसूबे पूरे हों। ये चलिए, कोष्टा जी बर्ताव हमारे साथ कांग्रेस जुड़ गए पार्टी हैं। को। लौट रहा हूं यादव जी मैं आपके पास। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, 50 साल तक जो किया वही करना चाहते हैं। मुगल काल को आप स्वर्णिम काल कह रहे हैं आपके नेता। बीजेपी पूछ रही है क्या इटली का इतिहास पढ़ रहे हैं, इटली से आया हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? क्योंकि गुप्त काल था स्वर्णिम काल। मुगल काल में तो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, दीपावली पर्व जैसे पर्व नहीं मनाने दिया गया, भुखमरी जैसे हालात थे। देखिए, जो काम सरकार को करना चाहिए वो सरकार तो करती नहीं है। लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज कितने लोगों को रोजगार चला गया वो बात तो करती नहीं। जो धर्म आस्था का विषय है, जो व्यक्ति तो का ये तो विषय आपके है, नेता बात कर रहे हैं ना। मुगल काल की बात कौन कर रहा है? कह रहे हैं स्वर्णिम युग था उस समय। और जहां तक मुगलों की बात है, तो आप स्वतंत्रता आंदोलन में क्या मुस्लिम योगदान को भूल जाएंगे क्या आप? स्वतंत्रता आंदोलन में आज जो उंगली उठा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, उनका क्या योगदान रहा? एक छिंगली तक तो घटाई नहीं उन्होंने। और यही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बने थे, वो तुष्टीकरण नहीं थे क्या? और कश्मीर चुनाव में, जम्मू कश्मीर चुनाव में ये इस तरह से मुहर्रम में गैस सिलेंडर देने की बात करते थे, ईद में बात करते थे, दीपावली दशहरा में पहुंच गए। मैं तो मुगल काल की बात कर रहा हूँ ना कोष्टा जी। भाई कि वो स्वर्णिम युग था या नहीं था, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, कांग्रेस नेताओं ने पढ़ा है। जो हमने तो आरोप लगा रहे हैं वहाँ सांस्कृतिक उत्थान हुए हैं, वैज्ञानिक के क्षेत्र में काम हुआ है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम हुआ है। भाई ये जो काम हुए हैं, तो क्या अभी 2014 के बाद हुए हैं क्या? अरे मुगल काल में नहीं हुए ना। मुगल काल में अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, भाई मुगल काल के साथ में नरसंहार किया गया, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, धर्म परिवर्तन किए गए। भाई मुगल काल में जो काम हुए थे, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें भारतीयों का सबका योगदान था, सर्वधर्म समभाव था। तो उसको सबको बुला दिया जाए उन अत्याचारों को, उसको अच्छा काल कहने लगे।
भाई अगर उन्होंने अत्याचार किया है तो भोगा भी है उन्होंने। तो जो जले पे उनकी नमक कौन- छिड़कना नहीं हुआ कि मुगल काल स्वर्णिम काल हो गया, अत्याचार जिन्होंने सहे हैं पीढ़ियों ने, आप उनसे कह रहे हैं वो तो स्वर्णिम युग था। तो आपके नेताओं को समझाओ ना। भाई देखिए ऐसा है, हम स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से मुस्लिम लोगों ने योगदान दिया और देश की आजादी में कुर्बानियां दी, हम उसको भूल नहीं सकते। तो ले तो लिया ना देश, बंटवारा तो हो गया। भाई बंटवारा क्या हुआ था? जिस समय देश धर्म के आधार पर ही तो हुआ है। नहीं, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों ने कहा था जो 565 रियायतें थी सबको स्वतंत्र किया था। उस समय कोई अखंड भारत नहीं था और उन्होंने यही शर्त रखी थी कि हम सबको स्वतंत्र करते हैं। ये तो नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई की मेहनत थी और था कि उनने एक अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत का निर्माण कहां से हो गया? क्या अफगानिस्तान आ गया, उसमें नेपाल आ गया? भाई जितने भी 565 रियायतों को मिलाना कोई आसान बात क्या? जो जिस समय मिलाया गया, क्योंकि 565 रियायतों को अंग्रेजों ने स्वतंत्र किया था। भाई आधी से ज्यादा रियायतें खत्म हो गई थी अंग्रेजी शासन काल में। यादव जी वो कह रहे हैं कि नेहरू जी ने किया है, भारत का जो निर्माण किया, राजाओं में बांट गए थे, उनको आजाद कर गए थे अंग्रेज। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी के इन कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। देश में ये तथ्य है कि आज देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी। और जिन मुगलों की गुणगान कर रहे हैं, देश में हमारे महान शहीद महाराणा प्रताप से लेके छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके साथ इन लोगों ने अत्याचार किए और इनके राज्यों को हड़पने का काम किन मुगलों ने किया? क्या आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है? आप ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो फिर मुझे बता दीजिए, क्या देश में महाराणा प्रताप की वीरता के लिए प्रमाण देना पड़ेगा? क्या हमें वीर छत्रसाल के लिए प्रमाण देना पड़ेगा? और जिस तरह के मुगलों के कृत्य हैं वो सबके सामने आज भी देश 500 साल बाद भी भुगत रहा है। तो कहीं बाबरी मस्जिद, कहीं मथुरा में मस्जिद और मंदिर का विवाद, तो ये केवल और केवल इन मुगलों की देन है इस देश में, और उस विरासत की आप महिमा मंडन कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि कभी देश में आपको सत्ता मिल गई तो फिर से मुगल राज की तरह मंदिरों पे अटैक करेंगे, तमाम मंदिरों में ताले लगवा के मस्जिदें बनवाएंगे, तुष्टीकरण करेंगे, जजिया कर लगाएंगे? यही तो मुगल काल था। अगर आप उसको सही मानते हैं तो फिर आप प्रमाणिक रूप से मान लीजिए कि यही बात करिए। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने भी कहा था, छत्रसाल जी के पिताजी थे चंपत राय जूदेव जी, जो कि बुंदेलखंड के एक वीर पराक्रमी थे। उनके साथ किस तरह से मुगलों ने धोखा दिया और छत्रसाल केवल 12 साल के थे जब उनके पिताजी की हत्या की। तो ये वो इतिहास है जो कोई भूल नहीं सकता है। और कांग्रेस पार्टी का बर्ताव निंदनीय है। अगर ऐसे आक्रांताओं, अत्याचारियों के युग को आप स्वर्णिम युग कहते हैं तो इस कांग्रेस पार्टी में ताला लगा देना चाहिए। छोटा सा जवाब दीजिए कोष्टा जी, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है? देखिए, हम और स्वतंत्रता आपकी आंदोलन में सत्ता में आएंगे तो मुगल काल जैसा आप सत्ता चलाएंगे जो तब हुए थे मुगल काल में? स्वर्णिम काल था ना वो, तो वैसा ही करेंगे। ये भारत देश किसी की मर्जी से नहीं चलता, ये संविधान है। संविधान के तहत कृष्णा जी विषय पे जवाब दीजिए ना। आपके नेता ने मुगल काल की बात कही, उस पर बात करिए। विषय अंतर करके समय क्यों निकाल रहे हैं? ये देश संविधान के अंतर्गत चलता है और जो तो चल ही रहा है संविधान ना में वो तो। सर्व धर्म समभाव के अधिकार सबको प्राप्त है, उसके तहत फिर राजा कांग्रेस पटेल पार्टी क्यों काम याद करेगी। कर रहे हैं मुगल काल को? अगर संविधान के हिसाब से देश चल रहा है तो राजा पटेलिया क्यों मुगल काल को स्वर्णिम काल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को उस समय की याद दिला रहे हैं? तो ये तो यही माना जाएगा ना कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि देश में आओगे तो आप वही काल वापस लाओगे। भाई राजा पटेलिया का मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं है, इस कारण से मैं डिबेट कर रहे हैं। इतनी देर से तो आप पैरवी कर रहे थे उनके बयान की, और अब आप कह रहे हैं कि जब फंस गए हैं तो मैंने सुना नहीं। कोष्टा जी, ये तो यू टर्न हो गया 360 डिग्री के हिसाब से। अरे भाई, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भाई जो स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिमों ने सहयोग तो किया उसको है, कौन नकार रहा है ना? कुर्बानी दी है, उनको कौन हम नकार उसको रहा है? भूल नहीं सकते, उनको भूल नहीं सकते।
और वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अरे उंगली कौन उठा रहा है शर्मा जी? तो क्या कांग्रेस नेताओं को नए सिरे से इतिहास पढ़ना चाहिए या पार्टी को कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए? किस तरह के बयान दे रहे हैं? आज हमने देखा जीतू पटवारी रो रहे थे बैठक में, उनके आंसू बह रहे थे। ये सज्जन सिंह वर्मा ने बाहर बाइट में कहा, क्योंकि दिग्विजय सिंह नहीं आए, कमलनाथ नहीं आए, अरुण यादव नहीं आए, अजय सिंह नहीं आए, तो उधर रो रहे हैं और इस तरह से पलीता लगा रहा है कोई आदमी मेहनत कर रहे हैं तो उनके ही नेता राजा पटेरिया ने बैठक पे भी सवाल उठाए थे कि बिना एजेंडे के बुलाई जा रही है। देखिए, मोटे तौर पर इस समय मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस का जो अपना वैचारिक आधार था, वो वैचारिक आधार कहीं दाएं बाएं हो गया। एक समय हुआ करता था कि कांग्रेस के पास इतने विचारवान नेता थे, थिंक टैंक थे। मान लीजिए अगर गांधी जी का भी आप ग्राम स्वराज देखें, उनका सत्य के मेरे प्रयोग देखें, जो उन्होंने कल्पना की है भारत को कैसे बनाएंगे। मदन मोहन मालवीय को देखें, आप अगर प्रभुनारायण टंडन जी को देखें, तो ऐसे ऐसे जो विद्वान थे वो कहीं ना कहीं किनारे हो गए। और मुझे जो लग रहा है कुछ वामपंथी टाइप लोगों ने कांग्रेस का जो विचार, जो प्रभाव वाला भाग था, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और इस तरीके से वो कांग्रेस नेताओं को भ्रमित करते हैं। आप अगर देखें इस समय प्रदेश से लेकर के देश तक सारी की सारी कांग्रेस नेताओं की बातचीत में वामपंथ की सीधी सीधी उसमें झलक मिलती है। वो जो उन्होंने कहा था, फिर दूसरी अंग्रेजों की झलक मिलती है, डिवाइड एंड रूल वाली झलक मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये जो बात है, आप मुझे बताइए, अगर मुगल काल को आप अगर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, मान लीजिए कोई महिला है और उसका पति मर गया और उसका बेटा नहीं है, तो वो संपत्ति राजसात हो जाती थी, मुगलों के पास चली जाती थी। वो मीना बाजार लगाते थे जिसमें केवल जो हिंदू राज परिवार थे उन्हीं की महिलाओं को जाने का अधिकार था, बाकी उनके सब शहजादे वगैरह घूमते थे। गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, गुरु तेग बहादुर का बलिदान, भाई मतीदास का बलिदान, भाई सतीदास का बलिदान, कल्पना कर सकते हैं, रुई में बांध करके जलाया है औरंगजेब ने। और भाई मतीदास को उन्होंने उल्टा लटकाया और उल्टा लटका करके आरे से भी दोनों पैरों के बीच में से चीरा है। कल्पना कर सकते हैं महिलाओं को जो उन्होंने मतांतरण करने के लिए अधिकार, मतलब जो जुल्म किया है, वो आप उसको क्या भूलते हैं? ये अबू फजल के अकबरनामे में है कि 5000 जो हिंदू स्त्रियां थी राज परिवारों की, वो अकबर के जनान खाने में थी। आप अगर जाकर के देखेंगे वहां पर, कल्पना कर सकते 5000 स्त्रियां हमला करते थे। यहीं रायसेन में अगर हमला हुआ है तो रायसेन में हमला करके जितने परिवार जिन्होंने सती हो गई वो 3 जोहर हुए हैं रायसेन में, और जो पकड़ी गई हैं उनको उन्होंने निर्वसन करके नचाया है। ये रिकॉर्ड में है, ये इतिहास के रिकॉर्ड में है। और उसके बाद अगर मुगल काल को स्वर्ण काल कहेंगे तो फिर मुझे तो बहुत ही आश्चर्य है। एक बात और कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कोई किसी ने अगर की है तो कांग्रेस ने की है। आप मुझे बताइए, हिंदू कोड बिल अलग है और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। अगर भारत एक है तो 2 कानून कैसे हैं? मंदिरों में का इंचार्ज कलेक्टर होगा, मंदिरों की महाकाल की दान पेटी अगर खोली जाएगी तो कलेक्टर की मौजूदगी में खोली जाएगी। वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होता कलेक्टर का हस्तक्षेप? चर्च में कलेक्टर का हस्तक्षेप क्यों नहीं होता? मंदिरों में ही कलेक्टर का हस्तक्षेप क्यों होता है? तो हिंदू के लिए कानून अलग और मुसलमान के लिए कानून अलग। हिंदू की लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं हो सकती, मुसलमान की लड़की की शादी 16 साल में हो जाएगी। ये हिंदू के लिए कानून अलग और मुसलमान के लिए कानून अलग कौन ने बनाया? सारे कांग्रेस ने बनाए। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस करती है। बिल्कुल, माफी चाहता हूं शर्मा जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कोई करता है तो कांग्रेस करती है। अंग्रेजों की नीति पर कौन चल रहा है? कांग्रेस चलती है। ये रमेश शर्मा जी ने जो तर्क दिए हैं, निश्चित तौर पर उससे साबित होता है कि राजनीति के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कहीं विचार रूप से खोखली होती जा रही कांग्रेस, उसके विचारवान नेता कहाँ गए? वामपंथियों के इशारे पर चल रही है क्या कांग्रेस? इस पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को विचार करना होगा और अपनी विचारधारा को प्रबल करना होगा और विचारशील नेताओं को आगे लाना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।